हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा दें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र सरकार का संकट टला, उद्धव ठाकरे निर्विरोध चुने गए एमएलसी। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और सत्तारूढ़ एवं विपक्षी दलों के 8 अन्य उम्मीदवारों को गुरुवार को राज्य विधान परिषद के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है। ये सभी उम्मीदवार विधान परिषद की उन 9 सीटों के लिए मैदान में थे जो 24 अप्रैल को खाली हुई थी और जिनके लिए चुनाव अगले गुरुवार को होने थे। 9 सदस्यों का कार्यकाल पूरा होने के बाद खाली हुई सीटों को भरने के लिए 4 मई को चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई थी। शुरुआत में इस महामारी के कारण चुनाव प्रक्रिया स्थगित कर दी गई थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, 9 सीटों के लिए 14 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए थे। इसमें से कागजों की छानबीन के दौरान एक उम्मीदवार का पर्चा खारिज हो गया। वहीं भाजपा के अजित पोपचड़े तथा संदीप लेले, राकपा के किरण पासकर और शिवाजी राव गुर्जे ने 12 मई को नामांकन वापस ले लिया। इसके बाद 9 ही उम्मीदवार मैदान में बचे और सभी निर्विरोध चुने गए, जिनमें शिवसेना के उद्धव ठाकरे और नीलम गोरे भी शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। 18 मई से आपके राज्य में भी बढ़ सकता है लॉकडाउन, 11 प्रदेश कर रहे हैं इसकी प्लानिंग। जी हां दोस्तों, देश में इस महामारी के मामले शुक्रवार को बढ़कर 81,970 हो गए हैं। साथ ही 2649 लोग इस महामारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके प्रसार को रोकने के लिए 17 मई तक लॉकडाउन लगाया हुआ है। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि केंद्र सरकार की ओर से 18 मई से लॉकडाउन का चौथा चरण भी कुछ ढील के साथ लागू किया जा सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी भी इसको लेकर इशारा कर चुके हैं। ऐसे में 11 राज्य 18 मई से इस लॉकडाउन को लेकर खास प्लान बना रहे हैं। इसमें व्यावसायिक गतिविधियों में कुछ छूट दी जा सकती है। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए सरकार करेगी 65 साल पुराने कानून में बदलाव। जी हां दोस्तों, किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कंज्यूमर अफेयर मंत्रालय एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में बदलाव करेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि कृषि प्रतिस्पर्धा और निवेश बढ़ाने के लिए 1955 में जारी आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव किया जाएगा। तिलहन, दलहन, अनाज, आलू, प्याज को अब डीरेगुलेट यानी अनियमित किया जाएगा। फूड प्रोसेसिंग के लिए कोई स्टॉक लिमिट नहीं होगी, जिससे निर्यात करने वालों को कोई दिक्कत ना हो। राष्ट्रीय आपदा और सूखा के हालात में सरकार कोई कदम उठा सकती है। आपको बता दें कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में किसानों को लेकर कई फैसले हो चुके हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सभी किसानों को सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। 3 करोड़ किसानों को 30,000 करोड़ रुपए मुहैया कराएगी मोदी सरकार, सस्ते दर पर ले सकेंगे लोन। जी हां दोस्तों, किसानों को रबी फसलों की कटाई और खरीफ की बुआई के दौरान राहत देते हुए केंद्र सरकार ने गुरुवार को 30,000 करोड़ रुपए की इमरजेंसी कैपिटल फंडिंग का ऐलान किया है। देश भर के किसानों को यह रकम नाबार्ड के जरिए मुहैया कराई जाएगी। इससे किसानों को फसलों के लिए लोन लेने में मदद मिल सकेगी। 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज के दूसरे हिस्से के ऐलान के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह फंडिंग नाबार्ड के जरिए नॉर्मल फाइनेंस के जरिए दिए जाने वाले 90,000 करोड़ रुपए से अलग होगी। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। वित्त मंत्री ने पशुपालन क्षेत्र को 15,000 करोड़ रुपए तो मत्स्य पालन क्षेत्र को दिए 20,000 करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को लगातार तीसरे दिन केंद्र सरकार की ओर से घोषित किए गए 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज के इस्तेमाल को लेकर जानकारी दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शुक्रवार को किसानों, कृषि क्षेत्र, डेयरी क्षेत्र, मत्स्य पालन, पशुपालन समेत इससे जुड़े सेक्टर्स के लिए सौगात दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पशुपालन के क्षेत्र में 15,000 करोड़ रुपए और मत्स्य पालन के क्षेत्र में 20,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। लिपुलेख विवाद पर सेना प्रमुख का बड़ा बयान, कहा नेपाल ने किसी और के कहने पर जताई आपत्ति।
जी हां दोस्तों, भारतीय सेना प्रमुख ने परोक्ष रूप से चीनी भूमिका का संकेत देते हुए शुक्रवार को कहा है कि यह मानने के कारण है कि उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे तक भारत के सड़क बिछाने पर नेपाल किसी और के कहने पर आपत्ति जता रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि चीनी सेना के साथ हाल ही की तनातनी पर भारतीय सेना सिलसिलेवार तरीके से निपट रही है। गौरतलब है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पिछले हफ्ते उत्तराखंड में 17,000 फीट की ऊंचाई पर चीन की सीमा से लगी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 80 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन किया था। नेपाल ने शनिवार को सड़क के उद्घाटन पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि एक तरफा कार्रवाई सीमा से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए दोनों देशों के बीच बनी सहमति के खिलाफ हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी सेना प्रमुख की बातों से सहमत हैं? कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लेकिन दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। इस महामारी के संकट के बीच इस राज्य में चक्रवाती तूफान अम्फान के आने की आशंका, 12 जिलों को किया अलर्ट। जी हां दोस्तों, उड़ीसा सरकार ने शुक्रवार को तटीय इलाकों के 12 जिले कलेक्टरों को तैयार रहने को कहा है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान अम्फान घुमड़ रहा है। मुख्य सचिव अमित त्रिपाठी ने यह सुनिश्चित करने के लिए शुक्रवार को एक समीक्षा बैठक की और कहा कि चक्रवात के कारण उत्पन्न होने वाली किसी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए सभी एहतियाती कदम उठाए गए हैं। सभी जिला कलेक्टरों, खासतौर से उत्तर उड़ीसा के जिला कलेक्टरों से कहा गया है कि वे स्थिति पर बराबर नजर रखें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। इस राज्य के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, सरकार ने जारी किया 512 करोड़ रुपए का पैकेज। जी हां दोस्तों, कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को करीब 512 करोड़ रुपए के तीसरे आर्थिक पैकेज की घोषणा की, जिसमें मक्का उगाने वाले किसानों को राहत दी गई है और इस महामारी से निजात पाने में जुटी आशा कार्यकर्ताओं को भी प्रोत्साहन राशि दी गई है। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने कहा है कि करीब 10 लाख मक्का किसानों को 5-5 हजार रुपए दिए जाएंगे। वहीं मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सहकारी संस्थानों के माध्यम से 3-3 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। तो दोस्तों, कर्नाटक सरकार का यह कदम आपको कैसा लगा? कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। मजदूरों तक मुफ्त अनाज पहुंचाने की तैयारी में जुटी सरकार, आधार नंबर का किया जा सकता है इस्तेमाल। जी हां दोस्तों, इस महामारी से निपटने के लिए लॉकडाउन के बीच मजदूरों को 2 माह तक मुफ्त खाद्यान्न देने के ऐलान के साथ ही सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। खाद्य मंत्रालय ने मजदूरों तक तत्काल सहायता पहुंचाने के लिए सभी राज्यों को 10% अतिरिक्त खाद्यान्न भी आवंटित कर दिया है। इस योजना को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर डाली गई है। इसके लिए सरकार कुछ दिशा निर्देश जारी कर सकती है। उपभोक्ता मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि राज्यों को मजदूरों की पहचान और उन तक लाभ पहुंचाने के लिए प्रक्रिया बनाने की जरूरत है। इसके साथ राज्यों को इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि एक व्यक्ति 2 योजनाओं के तहत मुफ्त राशन ना ले पाए। इसके लिए राज्य सरकारें मजदूरों का रजिस्ट्रेशन का रास्ता अपना सकती है और रजिस्ट्रेशन में आधार नंबर का उपयोग कर सकती है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। लॉकडाउन 4 में रफ्तार भर सकती है दिल्ली मेट्रो, यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। जी हां दोस्तों, आगामी 18 मई से शुरू होने वाले लॉकडाउन 4 के दौरान दिल्ली मेट्रो रेल निगम सीमित संख्या में मेट्रो ट्रेनों का संचालन शुरू कर सकता है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक DMRC लॉकडाउन के चौथे चरण में कुछ प्रतिबंधों के साथ कुछ चुनिंदा मार्गों पर अपनी ट्रेन सेवाओं को फिर से शुरू कर सकता है। वहीं DMRC के कार्यकारी निर्देशक अनुज दयाल का कहना है कि दिल्ली NCR में मेट्रो सेवाओं को शुरू करने का फैसला सरकार करेगी, जिसके बाद मेट्रो में यात्रा करने के दौरान विस्तृत प्रोटोकॉल को मीडिया और जनता के साथ साझा किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, दिल्ली मेट्रो 18 मई से शुरू हो जाएगी? कमेंट करके अपनी राय दें। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। भारत को फिर मिला वर्ल्ड बैंक का साथ, देश को मिले अरबों डॉलर। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन के बीच इस महामारी से लड़ने के लिए भारत को विश्व बैंक से लगातार प्रोत्साहन मिल रहा है। हाल ही में आर्थिक मदद की पहली किस्त देने के बाद विश्व बैंक ने एक बार फिर अपना खजाना भारत के लिए खोल दिया है। विश्व बैंक ने शुक्रवार को इस महामारी के मद्देनजर गरीब कमजोर परिवारों को सामाजिक सहायता देने के भारत के प्रयासों में मदद के लिए 1 अरब डॉलर की सहायता को मंजूरी दे दी है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों, शनिवार तक अंडमान निकोबार द्वीप समूह पहुंचेगा मानसून। केरल तट तक पहुंचने में हो सकती है 5 दिनों की देरी।
जी हां दोस्तों, दक्षिण पश्चिमी मानसून के शनिवार तक अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी पहुंचने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है। आईएमडी के मुताबिक दक्षिण पश्चिमी मानसून अक्सर 20 मई तक अंडमान एंड निकोबार द्वीप और बंगाल की खाड़ी पहुंच जाता है और उसके बाद ये 10 से 11 दिनों में केरल में दस्तक दे देता है। आईएमडी ने आज केरल में मानसून के पहुंचने का अनुमान जारी किया। आपको बता दें कि दक्षिण पश्चिमी मानसून को खरीफ फसल जैसे धान, मोटे अनाज, दालों और तिलहन बोने के लिए अहम माना जाता है। केरल में मानसून की शुरुआत 1 जून से हो सकती है, जिसके बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार देश में 4 महीने तक बारिश का मौसम रहेगा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। ट्रंप ने चीन को दी सबसे बड़ी धमकी, अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों में आ जाएगा भूचाल। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने इस वक्त चीन के खिलाफ सबसे ज्यादा आक्रामक रुख अपनाया हुआ है। अमेरिका में बढ़ते इस महामारी के मामलों के लिए सिर्फ चीन को ही जिम्मेदार मान रहा है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर में इस महामारी के फैलने के मद्देनजर चीन से सारे रिश्ते तोड़ने की धमकी दे दी है। जानलेवा संक्रमण से दुनिया भर में तकरीबन 3 लाख लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें 80,000 से ज्यादा अमेरिकी शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक न्यूज एजेंसी को दिए गए साक्षात्कार में कहा कि कई चीजें हैं जो हम कर सकते हैं, हम सारे रिश्ते तोड़ सकते हैं। पिछले कई हफ्तों से राष्ट्रपति पर चीन के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बढ़ रहा है। सांसदों और विचारकों का कहना है कि चीन की निष्क्रियता की वजह से वुहान से दुनिया भर में यह महामारी फैली है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लाउड स्पीकर से अजान पर पाबंदी को सही ठहराया, कहा इस्लाम का हिस्सा नहीं। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किसी भी मस्जिद से लाउड स्पीकर से अजान पर बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि लाउड स्पीकर से अजान देना इस्लाम का धार्मिक भाग नहीं है। अजान तो इस्लाम का धार्मिक भाग है। मानव आवाज में मस्जिदों से अजान दी जा सकती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माना है कि लाउड स्पीकर से अनाज पर प्रतिबंध वैध है। किसी भी मस्जिद से लाउड स्पीकर से अजान दूसरे लोगों के अधिकारों में हस्तक्षेप करना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के अजान के समय लाउड स्पीकर के प्रयोग से सहमत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अजान इस्लाम का अहम हिस्सा है, लेकिन लाउड स्पीकर से अजान इस्लाम का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों, इस संदर्भ में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने निजी कंपनियों और फैक्ट्री मालिकों को दी बड़ी राहत। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन में बंद पड़ी प्राइवेट कंपनियों और फैक्ट्रियों के मालिकों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने निजी कंपनियों और फैक्ट्रियों के कर्मचारियों को वेतन देने के सरकार के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। इसके साथ ही यह आदेश दिया है कि इस दौरान किसी भी कंपनी या फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। विदेशों में फंसे भारतीयों को निकालने का दूसरा मिशन 16 मई से होगा शुरू। जी हां दोस्तों, एयर इंडिया का कहना है कि 32 देशों से फंसे भारतीयों की वापसी के लिए एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा संचालित उड़ानों का फेज सेकंड 16 मई 2020 से शुरू होगा। सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि वंदे भारत मिशन के दूसरे चरण में 32 देशों से 30,000 भारतीयों की स्वदेश वापसी होगी। इसके लिए 16 मई से 22 मई के बीच 149 विमानों का संचालन किया जाएगा। एयर इंडिया का कहना है कि भारत से संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और फ्रैंकफर्ट, पेरिस और सिंगापुर के चुनिंदा गंतव्यों की यात्रा के लिए आरक्षण 14 मई यानी गुरुवार शाम 5 बजे से airindia.in पर शुरू हो गया है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। मोटोरोला एज प्लस 19 मई को भारत में होगा लॉन्च। जी हां दोस्तों, स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी मोटोरोला इंडिया 19 मई को भारत में अपना नया स्मार्टफोन मोटोरोला एज प्लस लॉन्च करेगी। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट पर मोटोरोला एज प्लस का टीजर जारी हुआ है। मोटोरोला एज प्लस 19 मई को 12 बजे लॉन्च होगा। फोन की लिस्टिंग में कीमत और अन्य डिटेल्स की जानकारी नहीं है। अमेरिका में मोटोरोला एज प्लस स्मार्टफोन को $999 यानी करीब 75,300 रुपए में लॉन्च किया है। भारत में भी इसी प्राइस टैग के साथ फोन को लॉन्च किया जा सकता है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।